चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमने मॉडल पेपर 3 से 1 से लगाकर 11 तक प्रश्न है वो सॉल्व कर दिए, यानी खंड अ के सभी प्रश्न है वो सॉल्व हो गए हैं। और वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। ठीक है, आज हम करेंगे मॉडल पेपर 3 का खंड ब। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि 12वां प्रश्न है ये, और 12वां प्रश्न क्या है कि सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक द्वारा गुणा कीजिए। ऊर्ध्व तिर्यक द्वारा गुणा करना है, 62 का गुणा करना है 143 से। ठीक है, तो जब ऊर्ध्व तिर्यक वाला मेथड आए तो उसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों और डिजिट है वो समान होने चाहिए। यानी यहाँ पे जो संख्या का गुणा करना है आपस में दो संख्याओं का, तो दोनों में डिजिट है वो समान होनी चाहिए। कैसे कि यहाँ पे देखिए 6 और 2 दो डिजिट है, वो यहाँ पे कितने हैं 1 4 और 3 डिजिट है। तो दोनों साइड में 3 3 करने जरूरी है, तभी ये विधि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करता हूं मैं कि देखिए यहाँ 0 6 और 2, यहाँ पे जो 62 था उससे आगे मैंने एक 0 लगा दिया, और जिससे मेरे पास 3 डिजिट हो गए यहाँ पे। और यहाँ 3 डिजिट है 1 4 और 3। ठीक है, और इसका करना है गुणा। अब गुणा करने के लिए हम ऐसे लिखते हैं और साधारण तरीके से ऐसे ही गुणा करते हैं, तो ऐसे एक बार लिख दो। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ डिजिट गिनने हैं। टोटल डिजिट कितने हैं देखिए 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 से एक कम करो, कितने हो गए 5। तो 5 खंड बनाने हैं, यानी 5 खंड बनाने हैं। तो यहाँ पे मैं खंड बना लेता हूं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। ठीक है, 5 खंड हो गए। अब पांचों खंड में किस ढंग से संख्या लिखनी है वो थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे सबसे पहले इस साइड से यानी बाएं पक्ष से 0 और 1, ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या, इसको कंटिन्यू लिखना है 0 और 1। ठीक है, उसके बाद में देखो सेकंड खंड। तो सेकंड खंड के अंदर कैसे संख्या लिखना है, डबल दो दो डिजिट लिखना है, यानी 0 और 6, 0 और 6, और नीचे वाले दोनों डिजिट 1 और 4, 1 और 4। ठीक है, अब थर्ड खंड के अंदर पूरा का पूरा सवाल आ जाएगा, यानी जितने अंक है 6 के 6, 6 के 6 लिखना है। देखो 0 फिर 6 और 2, थोड़े दूर दूर लिखना है जिससे आपको आसानी से उत्तर है वो मिल जाए। 1 4 और फिर 3, यानी कि पूरा का पूरा सवाल लिख दिए, ऊपर वाले तीनों डिजिट और नीचे वाले तीनों डिजिट लिख लिए। फोर्थ के अंदर वापस वो का वो जो दूसरे के अंदर लिखा था उसी प्रकार से लिखना है, यानी कि 6 और 2 इधर से दाएं पक्ष से दो दो डिजिट लिखना है, यानी 6 और 2, और नीचे आ जाएगा 4 और 3। और फिफ्थ के अंदर जो प्रथम खंड के अंदर कैसे लिखा था 0 और 1 बाएं पक्ष से, उसी प्रकार दाएं पक्ष से 2 और 3 आ जाएगा, 2 और 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनका करना है गुणा। तो गुणा करने के लिए आपको लाइन खींच लो इन सभी खंडों के नीचे, ताकि इन खंडों का जो गुणा होगा वो इन लाइन के बीच में लिखेंगे। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे देखिए 2 का गुणा 3 से करना है। सबसे पहले ऊपर और नीचे वाली जो संख्या है उनका गुणा कर दो आपस में। तो 3 का टेबल 2 बार बोलेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया 6। अब यहाँ पे कैसे गुणा करना देखिए, 6 और 4 है या 2 और 3 है, तो क्रॉस में गुणा करना है, यानी 6 का गुणा 3 से और 4 का गुणा 2 से। तो 6 का गुणा 3 से कर दो तो 6 3 18, फिर प्लस 4 का गुणा 2 से कर दो, कितने आ गए 4 दूनी 8। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे करना है, क्रॉस में गुणा। सबसे पहले देखो 0 का गुणा इस 3 से होगा, दोनों किनारे किनारे वाले संख्याओं का गुणा कर दो इससे। फिर 1 का गुणा 2 से कर दो, क्रॉस में गुणा, और बीच वाली संख्याओं का ऊपर नीचे गुणा करना है। तो करता हूं मैं, सबसे पहले 0 का गुणा 3 से करूंगा तो क्या आएगा 0, यानी 0 का गुणा किसी भी संख्या से करते हैं तो 0 आता है। फिर प्लस 4 और 6 का गुणा करना है, इनका ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो 4 का गुणा 6 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 24। फिर प्लस 3 का गुणा इस 0 से होगा, क्रॉस में गुणा, सॉरी 0 का गुणा 3 से तो कर दिया था, और 4 और 6 का कर दिया। अब 1 का गुणा 2 से करना है, ऐसे क्रॉस में गुणा। ठीक है, तो 1 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा 2। तृतीय खंड सॉल्व हो गया। अब सेकंड खंड की बारी। तो सेकंड खंड में ऐसे कैसे क्रॉस में गुणा, 0 का गुणा 4 से तो 0 आ गया, 1 का गुणा 6 से तो 6 आ गया। अब यहाँ पे 1 और 0 ऊपर नीचे गुणा करना लास्ट प्रथम खंड के अंदर। तो 0 का गुणा किसी से करते हैं तो 0 ही आता है, तो यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे सभी खंडों को हमने सॉल्व कर दिया। अब यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं थोड़ा लाइन के द्वारा आपको समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले तो क्या करना है, ऐसे गुणा करना ऊपर नीचे, फिर क्रॉस में, फिर क्रॉस में
साथ में ऊपर नीचे, फिर वापस क्रॉस में और फिर ऊपर नीचे। तो ये कंटिन्यू देखो, फर्स्ट खंड के अंदर अपन ने ऊपर नीचे गुणा किया था, फिर सेकंड खंड में क्रॉस में गुणा किया था, फिर थर्ड में ऐसे क्रॉस में और ऊपर नीचे, तो क्रॉस में और ऊपर नीचे, फिर फोर्थ में क्रॉस में गुणा, फिर फिफ्थ में ऊपर नीचे। तो ये अगर लाइन भी याद रखते होंगे तो भी आपके काम हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन खींचते हैं। अब यहाँ पे 6 ऐसे कैसे, 18 और 6 जोड़ा तो कितने हो गए 26। फिर लाइन 0, 24 और 2 इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 26। फिर लाइन 0 और 6 मिलके कितने हो गए 6, और लास्ट में 0 है, एक बार लिख लेते हैं चलिए 0। अब आपका काम यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि प्रत्येक खंड के अंदर आपको एक डिजिट रखना है और पीछे पीछे जोड़ते जाना है। लास्ट में यानी कि जो ये प्रथम खंड है, इस खंड में जितने भी अंक होगा वो चलता है, आपको दूसरे खंड जितने भी जैसे सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ है, इनके अंदर एक डिजिट रखना है। तो यहाँ पे 6 तो ऐसे कैसे एक डिजिट है इसलिए रह जाएगा, यहाँ पे मुझे एक डिजिट को रखना है, तो एक डिजिट जो इकाई अंक है यानी 6 तो ऐसे ही रह जाएगा। और लाइन खींच लो, यहाँ से इस 2 को उठा के यहाँ लाना है, यानी 2 को जोड़ दो 26 के अंदर, तो कितने हो गए 26 और 2 मिलके कितने हो गए 28। ठीक है 28 हो गए। फिर लाइन खींचो और यहाँ पे एक डिजिट है 6 और यहाँ आ जाएगा 0। एक एक डिजिट को मैं पक्षांतर करके आपको समझा रहा हूँ, वैसे एक साथ भी कर सकते हैं सभी एक ही स्टेप में, परंतु एक साथ समझ में नहीं आएगा आपको, इसलिए मैं थोड़ा लंबा कर रहा हूँ इसको। अब 6 एक डिजिट है, ओके, यहाँ पर भी एक डिजिट है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे वापस एक डिजिट रखना है, तो 28 में से जो इकाई अंक है 8 वो तो रह जाएगा यहाँ, ये जो 2 है उसको उठा के पीछे जोड़ना है, यानी 2 है वो 6 के अंदर जुड़ जाएगा तो कितने हो गए 8, और पीछे है वो 0 ही है। प्रत्येक के अंदर एक एक डिजिट रह गया है। देखिए इसके अंदर तो 0 ही है, वैसे कोई मतलब नहीं है, परंतु सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के अंदर एक एक डिजिट रहना चाहिए और वो आ गया है। अब इसको पास पास में लाएंगे तो हमारे उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं देखो पास पास में लाता हूँ सभी, 0, 8, 8, 6 और 6, सभी खंड से मैंने संख्याओं को पास पास में लिख दिया और यही इसका क्या है आंसर है। आप चाहो तो इस 0 को हटा के भी लिख सकते हैं, 8, 8, 6 और 6, ये इसका आंसर। यानी कि इस 62 का गुणा 143 से करेंगे तो उत्तर कितना आएगा 8866। तो ऊर्ध्व तिर्यक से अगर गुणा है तो ये कर सकते हैं आप। नेक्स्ट 13वां प्रश्न। 13वां क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है √2 और 1/3। इस सवाल को करने के 2 मेथड है और दोनों में से जो सरल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर देखो करना क्या है कि द्विघात बहुपद आपको पूछा है, तो द्विघात बहुपद को मान लो, जो व्यापक द्विघात बहुपद है सबको याद ही होगा, तो व्यापक जो द्विघात बहुपद है उसको मैं मान लेता हूँ कि माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है। ठीक है, यही होता है बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, यही द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है और इसको मैंने मान लिया कि ये है। अब यहाँ पे मुझे शून्यकों का योग दे रखा है और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है, तो शून्यकों का योग, शून्य हम अल्फा और बीटा मानते हैं, तो यहाँ मान लो ये भी कि माना द्विघात बहुपद ये है तथा शून्यक अल्फा और बीटा है। तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग है वो अल्फा प्लस बीटा करते हैं, क्या करता है -b/a। तो -b/a आपको दिया हुआ है, इसके अंदर देखो शून्यकों का योग है वो आपको दे रखा कितना √2, पहली संख्या √2 दे रखा है। इसी प्रकार एक बात और दे रखी है आपको, शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ लिख लो शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा, यह क्या होता है c/a, ये आपको अच्छे ढंग से मैंने बताया हुआ है थ्योरी में। तो c/a और -b/a ये आपको याद रखना है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल c/a होता है और ये आपको दिया हुआ कितना 1/3,
तो 1/3। अब आपको कुछ नहीं करना, यहां से ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल से हमने जो ए बी सी लिखा है वहां से ए बी और सी का पता लगाना और इसके अंदर रखना, तो द्विघात बहुपद है वो आ जाएगा। तो देखो यहां से अगर तुलना करें तो अंश का गुणा अंश की तुलना अंश से करेंगे, यानी बी है वो -√2 आ जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है। फिर ए है वो कितना है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, परंतु यहाँ पे ए है वो कितना बोल रहा है 3, और यहाँ सी बराबर कितना है 1, यानी तुलना करना है अंश की तुलना अंश से, हर की तुलना हर से। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ ए बराबर 3 है तो ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूं, अंश का गुणा 3 से और हर का गुणा, हर से भी 3 का गुणा, ऊपर नीचे 3 का गुणा किया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे a बराबर कितना दे रखा है 3। तो अब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 3√2 बाय 3। 3 का गुणा 2√2 से हो गया तो 3√2 और नीचे आ गया 3, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो देखो 1 लगा के बता सकता हूँ आपको, तो 3 का गुणा 1 से होगा तो 3 ही होगा। अब आप इजीली यहाँ तुलना करके ए बी और सी का मान लिख सकते हैं। यहाँ ए बराबर कितना है बताइए मुझे। अब देखो ए बराबर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी ए बराबर कितना है 3, यानी हर में दोनों समान करना है तो समान कर दिया हमने और ए का मान आ गया 3। फिर बी का मान, बी का मान देखिए बी है वो यहाँ माइनस है सूत्र में और यहाँ प्लस वाली संख्या इसलिए माइनस में लिखना है आपको 3√2, तो आ जाएगा -3√2। और सी का मान कितना है, सी देखिए यहाँ सी बराबर क्या है 1, तुलना की अंश की तुलना अंश से, तो सी बराबर आ गया 1। मेरे पास ए का मान आ गया, बी का मान आ गया और सी का मान आ गया, तो इजीली मैं इस बहुपद के अंदर रखूंगा और व्यापक जो द्विघात बहुपद पूछा है उसका मान आ जाएगा। तो यहाँ मैं यही कर लेता हूं, नीचे लिखेंगे अतः अभिष्ट द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, ये हमने द्विघात बहुपद माना था। अब a की जगह मैं लिखूंगा 3, तो आ जाएगा 3x², b है वो कितना -3√2, तो आ जाएगा -3√2 और x, फिर प्लस c का मान कितना है 1, तो आ जाएगा 1। तो ये आ जाएगा आपके जो अभिष्ट द्विघात बहुपद आपको पूछा है वो, यानी कुल मिला के आपको तुलना करके ए बी सी का मान लाना है। एक सवाल और करेंगे हम मॉडल पेपर 4 से, तो आपको अच्छे ढंग से ये समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ ज्यादा विशेष है नहीं, ए बी सी के मान लाना है बस। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ 14 प्रश्न दे रखा है कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म 3x - 2y = 0 और ks + 5y = 0 के अनंत हल होंगे। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। देखो जल्दी जल्दी मैं तीनों कंडीशन एक बार रिपीट कर लेता हूँ कि जो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं उनके अंदर 3 कंडीशन आती है, या तो a1/a2 ≠ b1/b2 आता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म का क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ केवल एक हल निकलता है। ठीक है, एक आता है a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। तो ऐसी स्थिति में अनंत हल होते हैं जो कि यहाँ पे हमें लगाना है। और एक कंडीशन होती है तीसरी, a1/a2 बराबर b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। अब ये a1 b1 c1 क्या है ये आपको अभी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अगर तीनों कंडीशन आपको याद है तो इससे संबंधित जो प्रश्न आता है वो इजीली आप अटेंड कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे के का मान पूछा है कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म का अनंत हल होंगे, तो हम ये कंडीशन लगा देंगे कि रैखिक समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो लिख लेता हूं मैं के किस मान के लिए समीकरण युग्म, तो समीकरण युग्म लिख लेते हैं पहले। देखिए यहां लिखते हैं समीकरण युग्म। समीकरण युग्म क्या है, 3x - 2y। अब देखिए यहाँ अचर पद यानी c है वो नहीं दे रखा है, ax + by + c होना चाहिए, c नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ पे बराबर 0 लिख लेते हैं सीधा। फिर दूसरा समीकरण है ks + 5y बराबर है 0।
अब यहां लिखेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म के अनंत हल होते हैं यदि a1 बट्टा a2 बराबर हो b1 बट्टा b2 बराबर हो c1 बट्टा c2। ठीक है, अब यहाँ पे a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 निकालना है। तो देखिए a1 है वो क्या है, पहले समीकरण का x का गुणांक। समीकरण युग्म हमेशा इस रूप में होते हैं, वो बता देता हूं आपको। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा होता है समीकरण a2x b2y और c2 बराबर 0। अब यहाँ पे जो c1 है c2 ये जो अक्षर पद है वो आपको नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ x का गुणांक और y का गुणांक वाला पद है आपके पास में दोनों समीकरण में, और जो अक्षर पद है c वाला वो पद नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पहले समीकरण के अंदर जो x का गुणांक होता है वो a1 होता है, पहले समीकरण के अंदर जो y का गुणांक होता है वो b1 होता है और अक्षर पद c1 होता है। इसी प्रकार दूसरा जो समीकरण होता है उसमें x का गुणांक होता है वो a2 होता है, y का गुणांक b2 होता है और अक्षर पद c2 होता है। तो पहले समीकरण में 1 1 1 और दूसरे समीकरण में 2 2 2 याद रखना बस। तो यहाँ पे ये पहला समीकरण ऐसे समझ लो फर्स्ट, और ये है दूसरा समीकरण। इन दोनों समीकरण से आपको क्या करना है, a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 लिखना है। तो देखिए a1 बटा a2 यानी पहले समीकरण का x का गुणांक, यहाँ से तुलना कर दो आप, तो ये आ गया x का गुणांक कितना है 3 है। ठीक है, a2 कितना है, a2 है वो दूसरे समीकरण का x का गुणांक कितना k। गुणांक का मतलब तो समझते होंगे आप अच्छे ढंग से, क्योंकि x के आगे जो पद है वो पूरा पूरा उसका गुणांक हो गया। जैसे यहाँ x के आगे 3 है तो 3 आ जाएगा गुणांक, इस प्रकार x के आगे यहाँ क्या है k, तो आ जाएगा k। फिर बराबर यहाँ b1, तो देखिए y का गुणांक है वो b1 है, परंतु यहाँ अगर माइनस है तो माइनस साथ में लेके जाना है। प्लस वाली संख्या को लिखी जाती है प्लस के रूप में, अगर माइनस है तो माइनस साथ में लिखना है। तो जैसे यहाँ पे देखो x के आगे 3 था तो जिसके आगे कोई नहीं होता वो प्लस माना जाता है, राइट। तो यहाँ पे y का गुणांक कितना है, -2 है, इसलिए मैं यहाँ -2 लिखूंगा। माइनस प्लस में गलती हो जाती है जल्दबाजी में, इसलिए आपको सावधानी रखना है। यहाँ y का गुणांक कितना है 5, तो लिखो 5। तो दोनों हमने लिख दिए। अब c1 बटा c2 लिखने से मतलब नहीं है वैसे, क्योंकि c1 पद है ही नहीं, तो ऐसे लिख सकते हैं 0 बटा 0 और उसको गायब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता ही नहीं इसको, सिर्फ ये लिख लेते हैं ताकि हमारे k का मान आ जाए। इसने तो पूछा है k का मान, तो k का मान निकाल देते हैं। देखिए वज्र गुणन कर लेते हैं, वज्र गुणन करेंगे तो k का गुणा -2 से होगा और 5 का गुणा किससे होगा, 3 से। 5 तिया 15 बराबर -2 का गुणा किससे हो जाएगा, k से, तो -2k। अब k का मान लाना है तो यहाँ करके इसको -2k तो आगे लिखता हूँ, 15 को पीछे लिखता हूँ। आगे पीछे किया है, इसको मैं इधर लिखा, इसको इधर लिखा। अब k का मान क्या आ जाएगा, 15 बट्टा -2। तो इस ढंग से k की वैल्यू आ गई हमारे पास 15 बटा -2। तो आप इजीली ऐसे समीकरण आते हैं और उनका जो भी कंडीशन आ गई है वो कंडीशन लगा के आप मान प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, 15वां है त्रिकोणमिति सर्वसमीका से संबंधित। देखिए सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा, नीचे दे रखा है टेन स्क्वायर एल्फा -1 बराबर टेन स्क्वायर एल्फा। तो ये सवाल मिस्टेक है, मैं इसको सही करके फिर आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, सवाल आएगा कैसा, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि डैश वर्क के अंदर काफी गलतियां हैं, तो उस गलतियों को सुधारते हुए आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तब तो हो जाएंगे, नहीं तो आप भटकते रहेंगे प्रश्नों को सॉल्व करते हुए। ठीक है, तो आपको प्रत्येक सवाल को किताब के अंदर देखना भी है कि वास्तविक प्रश्न क्या है। तो यहाँ पे होना चाहिए 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बाय, ये जो टेन स्क्वायर एल्फा इसकी जगह है कॉट स्क्वायर एल्फा -1, और इसको प्रूव करना है वो का वो टेन स्क्वायर एल्फा। यानी इसमें जो गलती है वो क्या है यहाँ पे, यानी टेन स्क्वायर एल्फा की जगह क्या आना चाहिए, कॉट स्क्वायर एल्फा, तब ये सॉल्व होगा और टेन स्क्वायर एल्फा आ जाएगा। अब सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड लाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बाय कॉट
स्क्वायर एल्फा माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऊपर वाला पद है इसको मैं एज इट इज जैसे कैसे लिख रहा हूँ, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, 1 माइनस 10 स्क्वायर एल्फा, इसमें कोई चेंज नहीं किया, ऐसा का ऐसा लिखा है। ये जो कॉट स्क्वायर एल्फा है इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, कॉट है वो किसका उल्टा होता है, टेन का। लाल बटा कक्का से आप अच्छे ढंग से जानते होंगे कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, जब हम लिखते हैं तो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो यहाँ पे जो कॉट स्क्वायर एल्फा है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ऐसे 1/10 स्क्वायर एल्फा, यानी कॉट का उल्टा 10 होता है, तो कॉट स्क्वायर एल्फा है इसकी जगह मैंने लिख दिया 1/10 स्क्वायर एल्फा माइनस 1। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए ऊपर जो अंश में है, कलर चेंज कर देता हूं, y माइनस 10 स्क्वायर एल्फा, 10 स्क्वायर एल्फा, ऊपर वाला 1 माइनस 10 स्क्वायर एल्फा ऐसा का ऐसा, बाय यहाँ पे देखिए 1/10 स्क्वायर एल्फा माइनस 1, तो यहाँ लसपा लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेता हूं मैं। लसपा है वो क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर एल्फा, ये जो नीचे वाला 10 स्क्वायर एल्फा ये एलसीएम आ गया, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एल्फा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए इसको जो नीचे वाली भिन्न है उसको उल्टा करके गुणा में लाएंगे, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एल्फा और उल्टा करके यहाँ लिख लेता हूं, कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लगा सकते हैं, तो इंटू करके ऊपर आ जाएगा 10 स्क्वायर एल्फा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एल्फा। यानी जो भाग में था उसको गुणा में करते वक्त क्या करते हैं, जैसे मैं थोड़ा बता देता हूँ, a बट्टा b है ऊपर अंश और नीचे हर में c बट्टा d है, तो उसको जब गुणा में लाते हैं तो क्या करते हैं a बट्टा b इंटू करते हैं d बट्टा c, यानी जो नीचे वाला पद है वो उल्टा करके लिखना है गुणा में। ठीक है, तो यही मैंने किया यहाँ पे, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एल्फा और 1 माइनस 10 स्क्वायर एल्फा ये कट गए, तो क्या बचा 10 स्क्वायर एल्फा, 10 स्क्वायर और एल्फा, यही हमें सिद्ध करना है। देखिए 10 स्क्वायर एल्फा, तो आ गया बराबर राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है 16वां प्रश्न। 16वां आपके दे रखा है कि किसी मीनार के आधार से ए व बी दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदु क्रमशः सी व डी से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई है वो रूट ऑफ ए बी है। ये उदाहरण से प्रश्न लिया गया और बहुत ही शानदार प्रश्न है, परीक्षा में आने लायक। ठीक है, तो इसको सही ढंग से समझना। सबसे पहले वही आपको समकोण बनाना है। ये क्या कह रहा है कि मीनार के आधार से, तो मैं मीनार बना देता हूं, ये मीनार, उस मीनार के आधार से ए व बी दूरी पर, तो यहाँ पे 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे, एक तो ए दूरी पर और एक बी दूरी पर। ठीक है, तो यहाँ मैं ले लेता हूं और यहाँ से मिलाना पड़ेगा, उन्नयन कोण है इसलिए, तो पहले से मैं ले लेता हूं, एक तो मान लो यहाँ तक है और एक है यहाँ तक। अब इनके नाम देता हूं मैं जिससे समझ में आएगा आपको। देखिए ए और ये बी है, ये तो है मीनार, और मीनार के आधार से, आधार है वो बी है, उस बी से दो बिंदु है सी और डी, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूं, मान लो ये सी है और ये बिंदु डी है। अब ये कह रहा क्या है कि मीनार के आधार से ए व बी की दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदु क्रमशः, तो यहाँ पे मैंने एक ही रेखा पर, ये जो ये रेखा है इस रेखा पर दो बिंदु लिए, एक तो सी लिया है एक लिया है डी। इन दोनों बिंदुओं की जो दूरी है इस आधार से वो क्रमशः क्या है, यानी सी की दूरी है वो ए है, तो सी तक दूरी ए ले लिया, कलर चेंज कर लेता हूं, ये ए है और बी दूरी पर एक बिंदु डी है, तो यहां से लगाकर यहां तक टोटल जो दूरी है वो कितनी है, बी। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं से शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई है वो रूट ऑफ ए बी है। पूरक कोण का मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो ऐसे दो कोणों को बोला जाता है पूरक कोण, यानी ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो क्या कहलाएगा, पूरक कोण। जैसे a प्लस बी बराबर 90 होना चाहिए, तो
एक को आपको थीटा लेना पड़ेगा और दूसरे को 90 माइनस थीटा लेना पड़ेगा। तो यहाँ मैं ले लेता हूं, मान लो ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि इसने स्पष्ट बोला है कि दोनों कोण है वो पूरक कोण है, तो दोनों का योग, देखिए मैंने दो कोण लिए है, एक तो थीटा लिया एक लिया 90 माइनस थीटा, तो दोनों का योग करता हूं तो 90 आएगा, तो थीटा प्लस 90 और दूसरा माइनस थीटा है, तो थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 90, यानी कि दो कोणों का योग है वो 90 आ रहा है। तो इस ढंग से पूरक कोण की जब प्रश्न आता है तो इस ढंग से लेना है, एक थीटा लेंगे तो दूसरा लेंगे 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब हम दोनों समकोण में अनुपात लेते हैं। सबसे पहले तो मैं मान लेता हूं कि जो मीनार की ऊंचाई है वो रूट ऑफ ए बी है, उसकी जगह मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई ए बी है वो एच है, ये जो ए बी है वो क्या मान लेता हूं मैं एच। तो यहां लिख लेता हूं कि माना मीनार मीनार जो ए बी है की ऊंचाई है वो कितनी है एच। ठीक है, एच मान ली। अब मैं एक समकोण त्रिभुज समकोण ए बी और सी में, समकोण ए बी और सी के अंदर भुजाओं का अनुपात ले रहा हूं ए बी बट्टा बी सी। देखिए ए बी और बी सी, यानी यहाँ थीटा है तो यह हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब, तो लंब बटा आधार क्या होता है टेन थीटा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा टेन थीटा। मान लिख लेता हूं ए बी मैंने माना है एच, ऊंचाई एच माना है मीनार की, और बी सी है वो आपको दिया हुआ है ए दूरी है, तो आ जाएगा ए बराबर आ गया टेन थीटा। इसका नाम दे दो समीकरण नंबर 1। अब क्या करना है, दूसरा समकोण त्रिभुज लेना है जो यहाँ नजर आ रहा है आपको, दूसरा समकोण ले रहा हूं और दूसरे समकोण से हम दूसरा समीकरण लाएंगे। दूसरा समकोण कौन सा है ए बी और डी, दूसरा जो बड़ा समकोण नजर आ रहा है उसको ले रहा हूं समकोण ए बी और डी में। ए बी और डी के अंदर भुजाओं का अनुपात ले रहा हूं, एक तो ए बी ले रहा हूं यानी लंब और एक आधार ले रहा हूं बी डी, तो ए बी बट्टा बी डी। तो भुजाओं का अनुपात ले लिया हमने ए बी बटा बी डी, तो ये भी क्या हो जाएगा टेन। अब थीटा की जगह यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे 90 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ बात किसकी हो रही है डी की, न्यून कोण कहाँ पे है डी पे, और ये न्यून कोण कितना है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 90 माइनस थीटा। अब देखो ए बी है वो मैंने मीनार की ऊंचाई एच मानी है तो एच लिखना पड़ेगा, और बी डी बी से लगाकर डी तक ये दूरी कितनी है बी। ठीक है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा बी बराबर। अब आपको पूर्व कोण पता होना चाहिए कि टेन 90 माइनस थीटा होता क्या है, ये रफ कार्य 90 टेन 90 माइनस थीटा पूर्व कोण से हम जानते हैं कि ये होता है कॉट थीटा, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेन 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिखूंगा कॉट थीटा। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 का गुणा करना है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 का गुणा करेंगे तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड से गुणा करना और राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड से गुणा करना है, तो h बटा ए, ये समीकरण नंबर 1 है, तो h बटा ए का गुणा किससे करना है इस समीकरण 2 के h बटा बी से, लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड से। इसी प्रकार समीकरण 1 का जो राइट हैंड साइड है वो क्या है टेन थीटा है, तो आ जाएगा टेन थीटा। और दूसरा पॉइंट लगा के लिख रहा हूं मैं गुणा में टेन थीटा, और यहाँ पे जो समीकरण 2 का क्या है कॉट थीटा। अब देखिए h का गुणा s से यानी अंश का गुणा अंश से करो तो क्या आ जाएगा एच स्क्वायर, ए बी का गुणा a का गुणा b से होगा तो a और b आएगा। टेन थीटा और कॉट थीटा ये एक दूसरे की विलोम है, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट की जगह मैं ये लिख सकता हूँ 1 बटा टेन, तो टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा आ जाएगा 1, तो मैं सीधे ही 1 लिख लेता हूँ। जब पास में टेन और कॉट हो तो उसकी जगह 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार साइन और कॉसेक पास में आएगा तो 1 लिख सकते हैं, कॉस और सेक पास में आएंगे तो 1 लिख सकते हैं, राइट, ये आपको विलोम है वो ध्यान रखना है। तो एच स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखता हूं मैं, देखिए ये एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर बराबर आ जाएगा, ये ए बी का गुणा 1 से होगा तो आ जाएगा ए बी, क्रॉस में गुणा वज्र गुणन किया तो एच बराबर क्या आ जाएगा, जब घात हटती है तो आगे वर्गमूल का चिन्ह आता है, तो रूट ऑफ ए बी। तो यही तो प्रूव करना है,
यहाँ पे पूछा था कि सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई है वो रूट ऑफ ए बी है, राइट। तो रूट ऑफ ए बी है वो प्रूव हो गया। यहाँ लिखेंगे इति सिद्धम। अच्छा प्रश्न है, और इसमें कोई समझ में नहीं आया तो आप वापस पूछना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको वापस समझाने का प्रयास करूंगा इसको, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, इसको अच्छे ढंग से आप 2-3 बार प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि एक अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो एक अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इसका प्रूव करना है। तो लेता हूं मैं, सबसे पहले आपको एक अर्धवृत्त बनाना पड़ेगा, यानी कि एक वर्त बना के इसको प्रूव करेंगे। तो मैं वर्त बनाता हूं, ठीक है। मान लो ये वर्त है, इस वर्त के अंदर एक व्यास बनाना पड़ेगा, और व्यास से ही हमें पता चलेगा कि अर्धवृत्त कौन सा है, ठीक है। क्योंकि व्यास है वो क्या करता है, वृत्त को 2 भागों में डिवाइड करता है और प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। तो यहाँ पे मैं सीधा बना लेता हूं एक व्यास। तो यहाँ से एक भुजा ले लेते हैं, ये ले ली, इसका नाम दे देते हैं ए, ये ओ केंद्र है, और ये बी ले लिया। अब इस अर्धवृत्त के अंदर आप नीचे बनाओ या ऊपर बनाओ, कहीं भी बना सकते हैं। मैं एक बना रहा हूं अर्धवृत्त में कोण, और उसको हम प्रूव करेंगे समकोण। तो देखिए यहाँ पे मान लो कोण बन रहा है ये जो यहाँ पे नाम दे देते हैं हम ए बी, और यहाँ दे देता हूं सी। तो ए सी और बी ये मुझे प्रूव करना है, यहाँ पे ये 90 डिग्री कोण बनता है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले जितने भी सिद्ध करने वाले जो सवाल आते हैं उनको एक निश्चित स्टेप के द्वारा प्रूव करते हैं हम। सबसे पहले क्या लिखना है, दिया हुआ है, उसके बाद में जो सिद्ध करना है वो, और उसके बाद में उत्पत्ति। तो 3 स्टेप के द्वारा सॉल्व करना है। तो यहाँ मैं सबसे पहले लिखता हूं कि दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है, यानी एक वर्त है वो हमने बनाया है, परंतु आपको लिखना है कि दिया हुआ है एक वर्त जिसका केंद्र O तथा ए बी क्या है, व्यास है, ठीक है। ए बी है वो व्यास हो गया, यानी कि ये अर्धवृत्त हो गया ए सी और बी। अब आपको सिद्ध क्या करना है वो लिख लो। सिद्ध करना है कोण ए सी और बी, ए सी और बी, यानी ये कोण है वो आपको प्रूव करना है 90 डिग्री। तो ये सिद्ध करना है कि ए सी बी एक समकोण है, समकोण यानी 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, ठीक है। तो ए सी बी एक क्या है, समकोण। सिद्ध किसमें करेंगे, उपपत्ति के अंदर। तो उपपत्ति लिख लो। तो उपपत्ति के अंदर सीधा सा आपको लिखना है कि हम जानते हैं कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का क्या होता है, दुगना। तो यहां पे लिखना पड़ेगा आपको, हम जानते हैं कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगुना होता है, ठीक है। यानी वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यानी चाप कौन सा हुआ, ए से लगाकर बी तक, ये पूरा चाप हो गया। इस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण कौन सा हो गया, ए ओ और बी, यानी यहाँ जो कोण बन रहा है ये कोण होगा वो वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण। शेष भाग कौन सा है, ये ऊपर वाला। इस वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण कौन सा कोण है, ए सी और बी। इस कोण का हमेशा ये दुगना होगा। तो ये मैंने लिखा है कि हम जानते हैं कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो यानी कोण ऑफ ए ओ और बी, कोण ए ओ और बी, ये जो कोण है वो किसका दुगना होगा, 2 टाइम्स ऑफ ए सी और बी का। ए सी और बी, इस कोण का क्या होगा, इस कोण का दुगना होगा ये कोण। अब ए ओ बी आप जानते हो कि एक व्यास पर कोण जो बनेगा यहाँ पे कितने डिग्री का बनेगा, 180। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 180 डिग्री, यानी एक रेखी कोण है।
तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ ए सी और बी, 2 का भाग लग जाएगा, ए सी भी निकालना है, तो यहाँ मैं थोड़ा साइड में करता हूँ इसको, या करके आगे लिख लेता हूँ 2 टाइम्स ऑफ ए सी और बी बराबर है हमारे पास कितना 180 डिग्री। इस स्टेप को आगे लिखा, इसको पीछे लिखा, ठीक है। अब मुझे निकालना है ए सी बी, ए सी बी तो प्रूव करना है, तो ए सी बी कितना आ जाएगा 180 बट्टा 2, तो भाग देंगे तो क्या आ जाएगा ए सी और बी बराबर 90। ए सी और बी आ गया हमारे पास 90 डिग्री, तो यही तो प्रूव करना है कि ए सी बी है वो समकोण है, तो यहाँ लिखेंगे इति सिद्धम। तो इस ढंग से आप प्रूव कर सकते हैं कि एक अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण। नेक्स्ट 18वां प्रश्न रचना से संबंधित है और बहुत ही सरल है, 2 नंबर हर कोई लाएगा इसमें। अब देखो इसके अंदर करना क्या है कि एक 7.4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर, अब रेखाखंड खींचना हम 6 में ही सीख लेते हैं। तो यहाँ पे रेखाखंड का क्या करना है कि 3 और 5 के अनुपात में आंतरिक विभाजन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्केल लेंगे और स्केल की सहायता से 7.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ आइडिया, आप आराम से स्केल और प्रकार की सहायता से इस 3 और 5 के अनुपात में रेखाखंड का आंतरिक विभाजन कर सकते हो। सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप एक रेखाखंड खींचेंगे सीधा, ठीक है। एक खींच लिया मान लो आपने, थोड़ा दूसरा लेता हूं, मान लो ये रेखाखंड ले लिया आपने, ठीक है। अब इसका नाम दे देता हूं मैं ए और ये बी। अब ए और बी है वो कितना खींचा आपने 7.4, जितना भी बोले उतना खींच लो, 7.4 सेंटीमीटर का रेखाखंड ले लिया आपने। उसके बाद क्या करना है कि 3 और 5 के अनुपात में आपको विभाजन करना है इसका। तो विभाजन करने के लिए प्रोसेस क्या है कि बिंदु जो ए है उस पर एक न्यून कोण बनाती हुई किरण खींचना है, ऐसे ही बिना कोण की कोई भी आप न्यून कोण ले लो। न्यून कोण का मतलब 90 से कम होना चाहिए, तो आप ऐसे अपने हिसाब से एक किरण खींच लेना और उसका नाम दे देना आप एक्स, ठीक है। एक किरण खींची ए एक्स। अब इस किरण ए एक्स को क्या करना है, आपको भाग बनाने हैं 3 और 5। यहाँ पे जो भी अनुपात दे रखा हो उस अनुपात को जोड़ना है, यानी 3 + 5 करेंगे तो कितना आएगा 8। तो इस जो किरण AX है, इस किरण AX पे आपको 8 खंड बनाने हैं समान समान लंबाई के, यानी कि प्रकार लेंगे और प्रकार रख के बिंदु A पे रखना और बिंदु A पे रख के ऐसे चाप काटना। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, जैसा ये पहला चाप, उसके बाद में समान अंतर, आपने प्रकार जितना खोला होगा उतना उतना आता रहेगा आगे से आगे, जैसे 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। इस ढंग से आपके सभी अनुपात आ जाएंगे और यहाँ समान समान आपको अंतर है वो रखना है, ऐसे नहीं कि प्रकार आगे पीछे कर दिया तो गलत हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले जो लाइन आएगी चाप खींचेंगे वो आ जाएगा A1, फिर दूसरे का नाम देना A2, तीसरे का A3, A4, A5, A6, A7 और A8। 8 तक क्यों लिया, क्योंकि इन दोनों का योग है वो 8 आ रहा है। जैसे मान लो 2:3 बोला होता कि 2 और 3 में विभाजित कीजिए, तो मैं क्या करता, 2 और 3 का योग कितना आता 5, तो 5 खंड करता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जितना अनुपातों का योग हो रहा है उतने खंड बनाने हैं यहाँ। फिर क्या करना है कि लास्ट वाला जो जितना भी आएगा, जैसे A8 है वो लास्ट है, इस लास्ट को B से मिलाना है, ये यहाँ से पकड़ना और सीधा स्केल की सहायता से B को मिला देना, ठीक है। यानी यहाँ पे लाइन आ गई सीधी, एक त्रिभुज आ गया। अब आपको इसके अंदर एक लाइन और खींचना है, वो लाइन का खींचेंगे छोटे अनुपात से। छोटा अनुपात कौन सा है 3, यानी ये जो 3 है उससे A3 से आपको इसके समांतर एक रेखा खींचना है। ये जो मैंने खींचा है A8 से लगाकर B तक ये लाइन खींची है, इसके समांतर आपको लाइन खींचना है A3 से, A3, और यहाँ जो बिंदु आएगा AB पे उसका नाम दे देंगे P। तो ये आपको काम करना है। ये काम करने के लिए आप क्या करेंगे, स्केल की सहायता से यहाँ स्केल रखेंगे और सीधा रैक कर लेना और यहाँ पे
समांतर रेखा दिखनी चाहिए, इसके रेखा के समांतर यहाँ पे लाइन खींचेंगे। तो मैं जैसा मैं आपको खींच के बता रहा हूँ, यहाँ से लगाकर ये लगभग आपके A8B के समांतर दिख रही है ये, तो ये छोड़ दो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ P, यानी A3P। देखिए A3P जो खींचा है वो A8B के क्या है, समांतर है। ये खड़ी लाइन है वो किसकी होती है, समांतर। तो ये समांतर रेखा आ गई, यानी कि जो बिंदु P है वो इस रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 3 और 5 के, 3:5 में विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो इस ढंग से आप किसी भी रेखाखंड का आंतरिक विभाजन कर सकते हैं, जो भी अनुपात दे रखा है वो। जैसे मुझे 2 और 3 बोला होता तो क्या करता मैं, अंतिम जो A5 आता उसको मिलाता B से, और फिर 2 वाले को यानी A2 से लाइन खींचता जो AB पे आता बिंदु P। उस ढंग से आप आराम से बिंदु P ला सकते हैं। तो अंत में लिखना है कि बिंदु P है वो रेखाखंड AB को 3:5 में आंतरिक विभाजन करता है। और रचना के इसे हम पूरे कंप्लीट लिख सकते हैं, जैसा आपने किया है वो ही आपको अपने शब्दों में लिखना है। आपको पासबुक की किताब की भाषा लिखने का काम नहीं, आप अपनी भाषा में लिखेंगे तो ज्यादा नंबर आएंगे उल्टे। तो इसके अंदर आपको जो किया है वो अपनी भाषा में 2-3 लाइन लिख लेना, आपके पूरे नंबर मिलेंगे 2। अब ये प्रश्न आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करना, मैंने रचना वाला जो एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है उस रचना के अंदर प्रकार, पेंसिल, स्केल की सहायता से सब लेके हाथ से बनाते हुए एक वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो इस ढंग से आप इसको समझ सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाना और प्लेलिस्ट में जाके रचना वाला टैब ओपन करना, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगा जो रिटर्न मैंने हाथ से करके बताया हुआ है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है कि एक खंबे पर एक सीसीटीवी लगा है, खंबे से 10 मीटर दूर जमीन पर खंबे व सीसीटीवी क्रमशः 45 डिग्री व 15 डिग्री की कोण बनाते हैं। तो बताओ सीसीटीवी खंबे से कितनी ऊपर लगा है। तो इसका जो चित्र बनाएंगे उसे आपको समझ में आएगा। तो बनाते हैं, सबसे पहले एक खंबे पर सीसीटीवी लगा है तो खंबा बनाते हैं पहले। ये खंबा मोटा बना लेता थोड़ा, चलो खंबा हो गया। इस खंबे पर सीसीटीवी कैमरा, तो यहाँ पे दूसरा ले लेता हूँ मैं थोड़ी कलर से। ये जो है दूरी है इसकी है सीसीटीवी कैमरे की, ठीक है। तो यहाँ नाम दे देते हैं, ये तो ए और ये है बी, ये तो खंबा है और बी से लगाकर सी, ये सीसीटीवी इतना ऊपर लगा हुआ है खंबे से, ठीक है। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है, समझ लो। अब क्या कह रहा है कि खंबे पर एक सीसीटीवी लगा है, लगाया खंबे पर सीसीटीवी कैमरा, खंबे से 10 मीटर दूर, खंबे ये खंबे है, खंबे के आधा से 10 मीटर की दूरी पर, तो 10 मीटर की दूरी ले लेते हैं। यहां से 10 मीटर की दूरी पर मैं यहाँ ये इस 10 मीटर की दूरी पर आपको बोला है कि खंबे और सीसीटीवी का मसा, एक तो खंबे और सीसीटीवी कैमरा 45 डिग्री और 15 डिग्री के कोण बनाते हैं। तो यहाँ पे कोण बनाते हैं, देखो यहाँ से एक तो बी से इसको मिला देते हैं यहाँ पे, और ए सी को मिला देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब इसका नाम दे देता हूँ ए बी सी और ये है नाम डी। ये जो कोण है यानी खंबे तक जो कोण बनेगा वो तो 45 डिग्री, और दूसरा जो कोण है वो है 15 डिग्री। टीवी तक कैमरा जो कोण बना है वो कोण कितना है, 15 डिग्री, यानी ये कोण है वो 15 डिग्री है। अब आपको निकालना है कि सीसीटीवी है वो खंबे से कितना ऊपर लगा हुआ है। ये जो सीसीटीवी है वो इस खंबे से कितना ऊपर, यानी बी से लगा तक दूरी है वो मानना है। तो मान लेते हैं एक्स, ये एक्स दूरी आपको निकाल के बताना है। तो कोण नजर आ रहे हैं, दोनों समकोण से अनुपात लेंगे और इजीली निकाल सकते हैं एक्स का मान। तो यहाँ पे मैं ए और डी, आपको बोला कि 10 मीटर की दूरी पर है तो 10 मीटर की दूरी ले लेता हूँ यहाँ पे, ये 10 मीटर। सबसे पहले लेता हूँ मैं ए बी और डी में, तो समकोण ए बी और डी के अंदर अनुपात ले लेते हैं।
ए बी बटा एडी लेते हैं, हमेशा ध्यान रखना, बस ऐसे प्रश्नों में आपको दो भुजाओं का अनुपात लेना है, तो ए बी बटा एडी, ए बी बटा एडी। अब ए बी बटा एडी यानी क्या है, ये कौन है, तो ये आधार हो गया, ये हो गया लंब, तो लंब बटा आधार क्या होता है 10, ये आ जाएगा 10। और थीटा का मान यहाँ क्या है 45 आ जाएगा 45। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो मैं ले लेता हूँ ए बी, ए बी तो ऐसा कैसा रखता हूँ क्योंकि हमारे पास मान नहीं है, ए बी ऐसा का ऐसा, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जो ए डी है उसका मान कितना है 10, 10 आ जाएगा। 10 45 का मान होता है, तो ये लिख लो। तो ए बी अगर वज्र गुणन करेंगे तो आएगा, देखो ए बी का यानी 10 का गुणा 1 से होगा तो क्या आ जाएगा 10, ठीक है, समीकरण नंबर 1 लिख लो। अब दूसरा समकोण ले रहा हूँ ए सी और डी, यानी पूरा लंबा बड़ा समकोण दिख रहा है, उसका अनुपात ले लेते हैं, समकोण ए सी और डी में ए सी और डी के अंदर भुजाओं का अनुपात ले रहा हूँ, यानी ए सी ये लंब है बटा ए डी, आधार है वो का वो, तो ए सी बटा ए डी, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा थीटा, क्योंकि लंब बटा आधार ही है, और टेन थीटा कितना होगा वो ये तो है 45, और ये पूरा कोण है वो कितना होगा, देखो 45 प्लस 15 यानी 15 जोड़ देंगे तो कितना हमारे पास 60, 10 60। अब ए सी है वो कितना है ए बी प्लस बी सी, लेता हूं मैं ए बी प्लस बी सी, ए से लगाकर सी तक ये दो दूरियों के बराबर है, ए से लगाकर बी तक और बी से लगाकर सी तक, तो दोनों मैंने ए बी और बी सी बटा ए डी 10 मीटर है ये दिया हुआ है, तो यहाँ लिख लो 10 बराबर 60, और 1060 का मान टेबल से आपको लिखना पड़ेगा रूट होता है, ठीक है। सॉल्व करते हैं ए और बी, ये हमारे पास नहीं है, इसको तो ऐसा कैसा लिखना पड़ेगा ए बी प्लस सी का मान